हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज में जॉन रॉल्स को फिर से कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो जॉन रॉल्स के ऊपर पार्ट नंबर 3 होने वाला है, इस पार्ट नंबर 3 की खास विशेषता क्या है कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। न्याय का सिद्धांत क्या है, ठीक है। रॉल्स के न्याय के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखेंगे। रॉल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि रॉल्स ने न्याय सिद्धांत की स्थापना के लिए क्या क्या या किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया है। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप लोगों को याद हो, पार्ट नंबर 2 में हमने देखा था कि रॉल्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत हमने देखा था, ठीक है। इस सामाजिक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से हमने कुछ शब्दावलियां देखी थी, हमने कुछ सिद्धांत देखे थे जो रॉल्स के, या कुछ अवधारणाएं कह सकते हैं, जिसमें हमने देखा था काल्पनिक स्थिति की बात की थी, या प्रारंभिक स्थिति या ओरिजिनल पोजीशन की बात की थी, जिसमें हमने विवेकशील वार्ताकार देखा था, ठीक है। और जिसमें हमने चर्चा किया था कि इस साइड हम देखते हैं, जिसमें हमने चर्चा किया था अज्ञानता के पर्दे की बात की थी, है ना। कुछ इन शब्दावलियां या कुछ इन अवधारणाओं के माध्यम से रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत की स्थापना का प्रयास किया, या कह लें कि सामाजिक समझौते के माध्यम से रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। तो अब इसके आगे हमें कुछ शब्दावलियां और देखनी पड़ेंगी कि रॉल्स के न्याय से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। इन शब्दावलियों के ऊपर क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं, तो इनको आप जरूर अच्छे से समझें और समझ करके अपना नोट्स बनाएं और वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रॉल्स की न्याय सिद्धांत, रॉल्स की न्याय के सिद्धांत, रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस। न्याय के सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या करने से पहले जॉन रॉल्स न्याय के दो अंतरिम सिद्धांत देता है जो तात्विक न्याय के सिद्धांत हैं, ठीक है, जिसको हम सब्सटेंटिव जस्टिस के रूप में भी ऐड करते हैं। तो अब देखिए, अब न्याय सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या करने से पहले, ठीक है, कि रॉल्स दो सिद्धांतों की और बात करता है, ठीक है, जिसमें तात्विक न्याय का सहारा लेता है वो। अब देखते हैं, विवेकशील वार्ताकार आपसी विचार विमर्श कर से आपसी विचार विमर्श करके न्याय के दो सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। यहां पे आपको दो चीज ध्यान रखना है कि रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है, रॉल्स के न्याय के दो नियम माने जाते हैं, ठीक है। एक तो पहला नियम क्या है, समानता का नियम, स्वतंत्रता का नियम है, स्वतंत्रता का नियम। दूसरा है समानता का नियम। अब इस समानता के नियम में कुछ आपको सकारात्मक भेदभाव भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, तार्किक भेदभाव भी आपको देखने को मिलेंगे, और दूसरी तरफ आपको कुछ अवसर की समानता की बात की जाएगी। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको आज जो बेसिकली हम समझने का प्रयास करेंगे, रॉल्स के न्याय के नियम, ठीक है। रॉल्स बेसिकली अपने न्याय को स्थापित करने के लिए दो नियमों का सहारा लेता है, ठीक है। कहता है कि इन दो नियमों को बिना फॉलो किए हम न्याय की स्थापना नहीं कर सकते। पहला नियम इसका क्या कहता है, समान स्वतंत्रता का नियम। दूसरा इसका रूल जो है, सामाजिक या कह लें और आर्थिक भेदभाव, जिसमें, ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं, सामाजिक आर्थिक भेदभाव को हम कह सकते हैं समानता भी कह सकते हैं इसको,
है ना। फिर इसके भी दो पार्ट करता है ये, कहता है एक तो हम तार्किक भेदभाव का सहारा लेंगे समानता लाने के लिए समाज में, दूसरा उचित अवसर की समानता की बात करता है। रॉल्स कहता है कि जब समाज में न्याय की स्थापना होगी तो सबसे पहला नियम है स्वतंत्रता का नियम। बिना पहले नियम को फॉलो किए, ठीक है, बिना सबको समान स्वतंत्रता दिए हुए, चाहे समान स्वतंत्रता में राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, हर प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है, तो पहला नियम जब तक पूरा नहीं होगा, रॉल्स कहता है, तब तक हम इस दूसरे नियम पर नहीं पहुंच सकते। ये चीज ध्यान रखना कि रॉल्स के न्याय के दो नियम है बेसिकली, समान स्वतंत्रता का नियम, दूसरा समानता का नियम। तो समानता स्थापित करने के लिए रॉल्स तार्किक भेदभाव का भी सहारा लेता है और उचित अवसर की समानता की बात भी करता है। तो रॉल्स कहता है कि पहले हम सबसे पहला नियम पूरा करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप डिक्शनरी खोलते हैं, आपने कभी ना कभी अपने जीवन में डिक्शनरी देखी होगी, है ना, तो उसमें क्या होता है, पहले वर्ड्स ए से शुरू होते हैं, अल्फाबेटा चलते हैं, फिर बी से, सी से, डी से, ई से, इस तरीके से आपके अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही रॉल्स कहता है कि न्याय का पहला नियम क्या है, सभी को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, ठीक है, ये तो पहला नियम है। रॉल्स कहता है जब जब तक पहले नियम की पूर्ति नहीं होती तब तक हम दूसरे नियम पर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। फिर इसके बाद रॉल्स कहता है दूसरा नियम पे आइए, फिर पहला नियम पूरा हो गया तो दूसरे नियम पे आइए। दूसरे नियम पे कहता है कि कुछ तार्किक भेदभाव भी कर सकते हैं, इसको हम क और ख में कर सकते हैं, ए और बी में भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो तार्किक भेदभाव में कहता है रॉल्स कि जो समाज में हीनतम स्थिति में है, जो समाज में हीनतम स्थिति में है, उनके साथ हम भेदभाव करके उनको संसाधनों का अधिक वितरण कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। फिर आगे कहता है बी वाले पार्ट में, फिर कहता है इसमें कि उचित अवसर की समानता सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, सबको उचित अवसर मिलना चाहिए, तभी जो है प्रॉपर तरीके से न्याय की स्थापना होगी। अब देखिए, जो पहला नियम पहले पूरा होगा, फिर उसके बाद दूसरे नियम पे जाएंगे, दूसरे नियम में भी बी वाला नियम पहले आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ए वाले नियम की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। तो यही क्या है, ये इसी को एक तो नियम भी रॉल्स का न्याय का नियम भी कहा जाता है, इसी को आपने एक नाम सुना होगा, शब्दकोशीय व्यवस्था। कभी ना कभी आपने अगर पढ़ा होगा शब्दकोशीय व्यवस्था, इसी को आप लेक्सिकल ऑर्डर भी कहते हैं, लेक्सिकल ऑर्डर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, शब्दकोशीय व्यवस्था इसे कहते हैं। शब्दकोशीय व्यवस्था का मतलब होगा, आपने देखा कभी ए, फिर उसके बाद बी से स्टार्ट होता है, सी से, फिर डी से, ई से, है ना, ये सब क्या है, एक ऑर्डर में स्टार्ट हो रहे हैं ना। तो वैसे ही रॉल्स का नियम क्या है, पहला नियम जो है रॉल्स का समानता का, स्वतंत्रता का नियम है, सॉरी, स्वतंत्रता का नियम है, ठीक है। जब तक सभी को प्रॉपर तरीके स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक हम दूसरे नियम पर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो यही क्या है, रॉल्स का शब्दकोशीय व्यवस्था है, या यही लेक्सिकल ऑर्डर भी है। तो आपको लेक्सिकल ऑर्डर के लिए अलग से परेशान नहीं होना है, आपको एक ही शब्द याद रखना है कि जब रॉल्स पहले नियम को पूरा करेगा तब वो दूसरे नियम की तरफ आगे बढ़ता है। अभी आप इसको एक एक करके बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। ठीक है, विवेकशील वार्ताकार जो हैं वो आपस में विचार विमर्श करके न्याय के दो सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। यही दो सिद्धांत रॉल्स के न्याय संबंधी विचारों के केंद्र बिंदु माने गए हैं, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत के दो प्रमुख केंद्र बिंदु माने जाते हैं, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। Therefore, fully explaining the theory of a justice, John Rawls gives two interim principle of a justice, which are the principles of a subordinate justice, sorry, substantive justice, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Rational negotiators formulate the two principle of the justice through the mutual deliberation। तो mutual deliberation से जो rational negotiators हैं ये आपस में दो प्रिंसिपल को बनाते हैं। वो दो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में आज हमें डिस्कस करना है और सारी चीजों को देखना है, ठीक है। These two principles are the central points हैं। यही दो प्रिंसिपल क्या हैं,
रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस के सेंट्रल पॉइंट्स माने जाते हैं। तो देखते हैं इसको, रॉल्स के न्याय के 2 नियम क्या क्या है। ठीक है, तो एक तो मैंने 2 चार्ट बनाया रखा है मैंने, यहां पे अगर समझेंगे आप तो, ठीक है, मैंने 2 चार्ट बना रखे हैं। एक चार्ट ये है आपका, और सेकंड चार्ट आपका मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मैंने अपने वो तो एज इट इज ये वाला चार्ट आपको ओबिगावा की बुक में देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसका थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट मॉडल में एक यहां पर कन्वर्ट करने की कोशिश की है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, दोनों ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको। आगे देखते हैं रॉल्स के न्याय के 2 नियम क्या क्या हैं। पहला नियम क्या है रॉल्स के न्याय का? पहला नियम देखते हैं। ठीक है, पहला नियम है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसी को हम न्याय का बुनियादी नियम भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सबसे विस्तृत स्वतंत्रता का ऐसा समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो दूसरों को वैसी ही स्वतंत्रता के साथ निभ सके। ठीक है, यानी हर व्यक्ति को उतनी स्वतंत्रता चाहिए जितनी कि वो दूसरों का स्वतंत्रता का सम्मान कर सके। ठीक है, यानी हर व्यक्ति को इक्वल स्वतंत्रता चाहिए। अगर आपको मान लीजिए कि जितनी स्वतंत्रता की अपेक्षा आप करते हैं, तो उतनी स्वतंत्रता की अपेक्षा आप दूसरों से भी करना पसंद करें। ठीक है, तो यह है समान स्वतंत्रता का नियम। ये किसी भी सिद्धांत का क्या होता है, ये बुनियादी नियम होता है। तो ये भी क्या है, रॉल्स के न्याय का बुनियादी नियम है। दूसरा आपका क्या है कि सामाजिक व आर्थिक विषमताएं, ठीक है, सामाजिक व आर्थिक विषमताएं इस ढंग से व्यवस्थित की जाएं। ठीक है, दूसरा सामाजिक और आर्थिक विषमता के ऊपर इसका सिद्धांत है कि रॉल्स कहता है कि पहला नियम पहले पूरा होना चाहिए, समान स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए। दूसरा नियम रॉल्स कहता है कि सामाजिक और आर्थिक विषमताएं जो हैं इस तरीके से व्यवस्थित की जाए कि लोगों को क्या हो, अधिकतम या अधिक से अधिक लाभ मिल पाए। जैसे कि रॉल्स कहता है कि ए वाला नंबर में कि इससे हीनतम स्थिति वाले लोगों को क्या मिले, अधिकतम लाभ मिले। इसी को बोला जाता है तार्किक भेदभाव का सिद्धांत या भेदमूलक विभेद का सिद्धांत। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, तार्किक विभेद का सिद्धांत कहता है कि हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ मिले, तब तो तार्किक भेदभाव का नियम सही है। ठीक है, भेदभाव रॉल्स कहता है समाज में तभी किया जाना चाहिए जब इससे सबसे निचले स्तर पर सबसे हीनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल रहा हो, तब तो हम तार्किक भेदभाव को अपनाएंगे। ठीक है, तो समाज में हमें यही भेदभाव रॉल्स कहता है अपनाना है, जिससे कि समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। अब दूसरा नियम क्या बताता है तार्किक, इसी में सामाजिक आर्थिक विषमता में रॉल्स कहता है दूसरा नियम है अवसर की उचित समानता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ अ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अवसर की उचित समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि यह विषमता उन पदों और स्थितियों के साथ जुड़ी हुई होती हैं जो अवसर को उचित समानता की शर्त के लिए सबको सुलभ हो। ठीक है, यानी सबको उचित अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय, किसी भी भाषा, किसी भी रंग, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको उचित समानता उचित अवसर मिलना चाहिए। बिना उचित अवसर दिए आप न्याय के सिद्धांतों की व्याख्या या न्याय के नियमों की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 बेसिकली नियम हैं, इन 2 नियमों को आपको ध्यान रखना है। देखिए पहला नियम तो पहले पे चलेगा, यहां पे थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें और बेहतर आप समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है, पहला नियम है समान स्वतंत्रता का नियम, जो है ये रॉल्स के न्याय सिद्धांत का पहला नियम है। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है सामाजिक और आर्थिक विषमता का नियम। और इस दूसरे नियम में भी रॉल्फ जो है अवसर की उचित समानता को पहले नंबर पर रखता है, ए इसको मानता है। ठीक है, बी वाले को रॉल्स जो है ए मानता है, कहता है बी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए ए पर। फिर कहता है उसके बाद आना चाहिए भेदमूलक सिद्धांत, उसके बाद आना चाहिए डिफरेंस प्रिंसिपल आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर ए जो है ये इसको बी में कन्वर्ट करता है। जैसे अभी आपने देखा यहां पर ए है और यहां पर बी है। ठीक है, तो रॉल्स कहता है कि जब हम पहले नियम को पूरा कर लेंगे उसके बाद हम आएंगे सामाजिक और आर्थिक विषमताओं पर। ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक विषमताओं में सबसे पहले हम बी वाले नियम को फॉलो करेंगे, यानी अवसर की उचित समानता का नियम पहले हम फॉलो करेंगे, उसके बाद हम ए वाले नियम को फॉलो करेंगे, तार्किक भेदभाव के सिद्धांत वाले नियम को। और यही क्रम वाइज क्या कहलाएगा, यही क्रम जो है, यही क्रम आपका
शब्दकोशी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। शब्दकोशी व्यवस्था यही कहलाती है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो फिर से एक बार मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए, रॉल्स कहता है कि रॉल्स के अनुसार जो न्याय के नियम है वो समान स्वतंत्रता का नियम पहला नियम है। सबसे पहले तो इसको पूरा करना है। ठीक है, ये पहले सबसे पहले पूरा करना है। जब ये नियम पूरा हो जाएगा तब आएंगे हम सामाजिक और आर्थिक विषमताओं वाले नियम पर। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटीज है इस नियम पर हम दूसरे नियम पर आएंगे। तो दूसरे नियम में भी हम इस वाले नियम को पहले अप्लाई करेंगे, रॉल्स कहता है। रॉल्फ कहता है दूसरे नियम पे जब हम आएंगे तो अवसर की उचित समानता का सिद्धांत हम उसके बाद रखेंगे। ठीक है, दूसरे में हम फिर जब आएंगे पहला नियम पूरा करेंगे, पहले के बाद दूसरे में आएंगे, दूसरे में पहले हम बी को रखेंगे, यानी अवसर की उचित समानता। फिर हम इसी दूसरे में से हम ए वाले को रखेंगे, फिर कहता है रॉल्स इसको हम रखेंगे फिर भेदभाव का सिद्धांत, तार्किक भेदभाव के सिद्धांत को। ठीक है, यही क्रम क्या कहलाएगा? यही क्रम जो है शब्दकोशी व्यवस्था कहलाएगा। यही जो है लेक्सिकल ऑर्डर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर करनी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा तोप नहीं है। पहले सबसे पहले समान स्वतंत्रता को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप दूसरे नियम पर आएंगे तो दूसरे नियम में आपको बी वाला नियम यानी कि अवसर की उचित समानता का नियम का पालन करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे में ही आप ए वाले को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा नियम। यही शब्दकोशी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यही सेम चीजें यहां पर बता रखी है कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत के दो नियम है। पहला नियम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, सबको मिलनी चाहिए, पहला नियम है। फिर जब सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज होगी दूसरे नियम पर जब हम आएंगे तो दूसरे नियम में हम सबसे पहले फॉलो करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो बी वाले को फॉलो करेंगे दूसरे में हम पहले, फिर उसके बाद हम दूसरे में फिर ए वाले को यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस को फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी, इसी को बोला जाता है लेक्सिकल ऑर्डर। लेक्सिकल ऑर्डर यही है। ठीक है, देखिए अब यहां पर जो प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो यहां पर वही बात की गई है कि लीस्ट एडवांटेज जो मिलना चाहिए एंड ग्रेटेस्ट बेनिफिट फ्रॉम द देम। ठीक है, तो लीस्ट एडवांटेज यानी अधिक से अधिक लाभ उसको मिलना चाहिए जो सबसे हीनतम स्थिति में है। ठीक है, जो लीस्ट एडवांटेजेस में है उसको जो है ग्रेटेस्ट बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी तो इसका जो रूल है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएगा। अब वही चीज फिर से जो आपने ऊपर पढ़ी, वही चीज जो है रॉल्स के न्याय के दो नियम कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं, दोनों बातें सब में सेम है। ठीक है, पहला नियम क्या है? ये आपका पहला नियम हो गया और ये आपका दूसरा नियम हो गया। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? समान स्वतंत्रता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी का नियम। जब ये नियम पूरा हो जाएगा तो हम आएंगे दूसरे नियम की तरफ। दूसरे नियम में भी फिर आपको यहां पर आपको ए बी करके देखने को मिलेगा, सॉरी यहां पर बी हो गया गलती से। ठीक है, तो दूसरे नियम पर जब आएंगे तो दूसरे नियम को भी रॉल्स ने ए और बी के नियम में डिवाइड किया है। ये वाला ए का नियम है और ये वाला बी का नियम है। तो रॉल्स कहता है जब दूसरे नियम पर हम आएंगे तो दूसरे नियम में सबसे पहले हम उचित अवसर की समानता वाले नियम को फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद हम भेदमूलक सिद्धांत को अपनाएंगे। ठीक है, तो वही चीजें सारी ऊपर जो रखी है वही इस पे फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने देखा है। और यही क्या है? यही जो पहला नियम पूरा करने के बाद दूसरे नियम पर आ रहे हैं, दूसरे नियम में हम बी वाले नियम को पहले फॉलो करेंगे, यानी उचित अवसर के समानता को हम पहले फॉलो करेंगे, उसके बाद तार्किक भेदभाव पर जाएंगे। तो ये क्या है? एक ऑर्डर में हम चल रहे हैं ना, एक इसी को क्या बोला जाएगा? इसी को लेक्सिकल ऑर्डर हम बोलते हैं, ये इसी को हम शब्दकोशी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आया चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए अब इसी के बारे में थोड़ा सा हम चीजों को और डिटेल में पढ़ेंगे कि समान स्वतंत्रता का नियम क्या है। ठीक है, और सामाजिक और आर्थिक विषमता क्या क्या होती है, इसी के बारे में आगे हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। समान स्वतंत्रता का नियम या समान स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है?
चलिए, समान स्वतंत्रता का नियम न्याय की कांटवादी व्याख्या पर आधारित है। जो कांट ने न्याय की व्याख्या करने के लिए कहा कि सभी को या सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो उसी प्रकार रॉल्स ने भी न्याय की कांटवादी अवधारणा को अपनाया और समान स्वतंत्रता का नियम को फॉलो किया। ठीक है, यह न्याय की प्रथम प्राथमिकता होती है। सभी को, देखिए, आप जब कभी न्याय की स्थापना करने जाएंगे तो सबसे पहला नियम होता है कि सबको सॉरी सबको समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, न्याय की प्रथम प्राथमिकता है। इसमें उदार लोकतंत्रों में पाई जाने वाली नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रताएं मिलती हैं। अब उदार लोकतंत्र में कौन कौन सी स्वतंत्रता मिलती है राजनीतिक नागरिक स्वतंत्रता में? जैसे वोट देने का अधिकार, सार्वजनिक नौकरी पाने का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति संगठन बनाना, स्वतंत्रता की, अंतःकरण की स्वतंत्रता, प्राण व देह की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, ये सब क्या है? ये सब उदार लोकतंत्र में नागरिक और राजनीतिक अधिकार जो होते हैं, वही जो है समान स्वतंत्रता के नियम में भी ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो समान स्वतंत्रता का नियम है कि लोगों को हर वो अधिकार मिलना चाहिए जो उदार लोकतंत्र में मिलता है। ठीक है, यानी कि वोट देने का अधिकार, सार्वजनिक नौकरी पाने का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति संगठन बनाने का अधिकार, अंतःकरण का अधिकार, अपने प्राणों की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, ये सब अधिकार जो है व्यक्ति को मिलना चाहिए। किसमें? किस नियम में? पहले नियम में, यानी समान स्वतंत्रता के नियम में। ये स्वतंत्रता हर व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए। बिना ये स्वतंत्रता पूरी हुए हम दूसरे नियम की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखना, ये रॉल्स कहता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल फ्रीडम, द रूल ऑफ इक्वल लिबर्टी इज बेस्ड ऑन द कांटियन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ जस्टिस। तो ये कांट ने जो इंटरप्रिटेशन दिया था, जो व्याख्या की थी न्याय की, उसी पर ये क्या है, बेस्ड है, उसी पर ये आधारित है। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अ जस्टिस। तो ये क्या है, न्याय की या जस्टिस की पहली प्रायोरिटी मानी जाती है इक्वल लिबर्टी। इट इंक्लूड्स द सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज फाउंड इन द लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें वही बातें इंक्लूड हैं जो लिबरल डेमोक्रेसी में पाई जाती है। लिबरल डेमोक्रेसी में यानी पॉलिटिकल और सिविल लिबर्टी जो पाई जाती है, वही बातें जो है आपको इक्वल फ्रीडम में देखने को मिलेगी। जैसे राइट टू वोट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, फ्रीडम ऑफ द थॉट्स, एक्सप्रेशन एंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रीडम ऑफ कंसाइंसेस एंड द फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड बॉडी, राइट टू द प्रॉपर्टी। ये सब राइट्स जो हैं पहले रोल में आपको सभी व्यक्तियों को देना पड़ेगा। जब ये रूल फॉलो हो जाएगा तब हम सेकंड रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे, दूसरे नियम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जो चीजें आपको ना समझ में आया बेशक से कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास मेरा अगर व्हाट्सएप नंबर होगा, या इस लिंक में भी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में भी व्हाट्सएप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो वहां से भी आप मुझे कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं। आपको जो चीजें समझ में नहीं आई होंगी उसको मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं फ्री होकर भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। रॉल्स इन्हीं समान स्वतंत्रता के नियम को क्या बोलता है? इन्हीं अधिकारों को बुनियादी स्वतंत्रता भी कहता है। समान स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है जब राजनीतिक प्रक्रिया पर लागू किया जाता है तो रॉल्स इसे समान सहभागिता का सिद्धांत भी कहता है। तो ये चीज थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी, यानी कि समान स्वतंत्रता का नियम जो है या सिद्धांत जो है, जब राजनीतिक प्रोसेस में, आप पॉलिटिकल प्रोसेस में इसको लागू करते हैं तो रॉल्स कहता है समान सहभागिता का नियम है ये, बस और कुछ नहीं। इसमें सभी लोग क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसमें? राजनीतिक प्रक्रिया में, बस सीधी सी बात है। इसमें इसके अनुसार सभी नागरिकों को विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार है। तो रॉल्स कहता है कि सभी नागरिकों को कानून बनाने की प्रक्रिया में या कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में भाग लेने का सबको उतना ही अधिकार है, किसी को कम या ज्यादा नहीं है, सबको समान अधिकार मिला हुआ है। रॉल्स कॉल्स दीज बेसिक फ्रीडम्स when the principle of equal freedom is applied to the political process, Rawls calls it the theory of equal participation. According to this, all citizens have an equal right to participate in the process of law making. ठीक है, नोट करके यहां पर है कि प्रथम नियम, ठीक है, प्रथम नियम यानी समान स्वतंत्रता का नियम स्वतंत्रताओं को केवल स्वतंत्रता के लिए ही सीमित किया जा सकता है,
अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नहीं। रॉल्स कहता है कि स्वतंत्रता को एक ही उद्देश्य के आधार पर सीमित कर सकते हैं कि जब स्वतंत्रता आपकी दूसरी स्वतंत्रता को बाधित कर रही हो या दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करती है, तभी स्वतंत्रता के नियमों में कटौती की जा सकती है। अदरवाइज स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। खास करके सामाजिक और आर्थिक लाभ के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं छोड़ी जा सकती है। ठीक है, आप ये सोचो कि लोगों का कल्याण किया जाए, वेलफेयर किया जाए, तो वेलफेयर के नाम पर लोगों की स्वतंत्रता में कटौती हो जाए, लोगों की लिबर्टी में कमी लाई जाए, तो रॉल्स कहता है ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रॉल्फ कहता है कि स्वतंत्रता में कमी तभी होगी ठीक है, कि स्वतंत्रता केवल स्वतंत्रता के लिए ही कम किया जा सकता है, दूसरे किसी रीजन के लिए नहीं किया सकता कम। नोट, फर्स्ट रूल, फ्रीडम कैन बी लिमिटेड ओनली फॉर द सेक ऑफ अ फ्रीडम एंड नॉट फॉर द अटेनमेंट ऑफ द अदर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम कैन नॉट बी गिवन अप टू फॉर गिवन अप फॉर द सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब देखते हैं दूसरा नियम रॉल्स का, जो सामाजिक आर्थिक विषमता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें आपने देखा कि एक तो सकारात्मक भेदभाव, दूसरा अवसर की उचित समानता का सिद्धांत अभी आपने ऊपर जस्ट फ्लो चार्ट में भी देखा है। उसी के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर हम समझेंगे, क्योंकि ऊपर हमने सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ लिया है। इस दूसरे सिद्धांत का संबंध किससे है? आय व संपत्ति तथा पदों के बंटवारे से है। ठीक है, यानी समाज में जो संसाधन है, चाहे वो आय के संसाधन हो, चाहे संपत्ति के संसाधन हो, चाहे सत्ता का बंटवारा हो, है ना, इन सब का बंटवारा कैसे किया जाएगा? क्या गरीब जो हीनतम स्थिति में लोग हैं उनको संसाधन कैसे मिले कि उनका अधिक से अधिक लाभ हो? ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। संपत्ति व आय का समान बंटवारा आवश्यक नहीं है। रॉल्स कहता है कि संपत्ति और इनकम जो है सबको एक जैसा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, रॉल्स कहता है कि बंटवारा जो है समान नहीं होना चाहिए कि सबको हम एक जैसा दें। रॉल्फ कहता है कि बंटवारे के साथ भी असमानता हो सकती है, क्योंकि बंटवारे में ज्यादा चीजें उसको मिलेगी जो हीनतम स्थिति में है। ठीक है, आगे देखिए, यह असमान हो सकता है। रॉल्स कहता है कि संपत्ति का और आय का बंटवारा जो है असमान हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है असमान होने का? लेकिन शर्त एक है कि इससे न्यूनतम सुविधा वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, तभी जो है आय और संपत्ति का बंटवारा असमान तरीके से किया जा सकता है, यानी ऊपर नीचे किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे असमान वितरण संपत्ति का या आय का तभी होगा, रॉल्स कहता है, जब समाज में न्यूनतम स्थिति में या गरीब स्थिति में रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा उस असमान वितरण से लाभ हो, तभी जो है रॉल्स कहता है संपत्ति और आय का वितरण असमान तरीके से किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब देखिए, यही 2A के तहत विभेद का सिद्धांत। आपने देखा कि तार्किक भेदभाव का सिद्धांत जब दूसरे सिद्धांत आपने पढ़ा था, ठीक है, दूसरा सिद्धांत आपने पढ़ा था तार्किक भेदभाव का सिद्धांत। फिर 2B में जब आपने देखा था, अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा AB दिखा देता हूं जिसमें आपको डाउट हुआ था। ये दूसरा नियम आपने देखा था यहां पर। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? दूसरे में आपने A यहां पर देखा और B का नियम यहां पे देखा। ठीक है, यहां पर तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब दूसरे नियम के तहत सत्ता जो है, सत्ता व पदों का बंटवारा किया जाता है जो सबके लिए क्या हो, समान रूप से खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक वर्ग जो है पदों पर हासिल कर ले या कोई एक वर्ग ही नौकरी में आए दूसरा वर्ग ना पाए, तो सभी वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए। चाहे वो अवसर सकारात्मक भेदभाव के तहत मिले, चाहे वो अवसर जो है किसी भी कारण से मिले या सरकार उनको छूट दे, जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं या दलित वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उन वर्गों को क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं शब्दकोशी व्यवस्था। तो शब्दकोशी व्यवस्था मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। कि अब देखो, रॉल्स ने जो न्याय के 2 सिद्धांत दिए हैं, इसी को शब्दकोशीय अनुक्रम में व्यवस्थित करना होगा। जैसे न्याय के सिद्धांत को लागू करने या लागू होने का क्रम क्या है? सबसे पहले हम पहला नियम लागू करेंगे। पहला नियम क्या था? समान स्वतंत्रता का नियम। समान स्वतंत्रता का नियम, ये तो पहला नियम था, तो यही पहला नियम हमको सबसे पहले लागू करना है। फिर उसके बाद दूसरे नियम पर आएंगे। फिर दूसरे नियम में हम क्या करेंगे? पहले B को अप्लाई करेंगे, उसके बाद दूसरे नियम के A को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यही क्या है? यही लेक्सिकल ऑर्डर है आपका।
यही लेक्सिकल ऑर्डर है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कितनी बातें समझ में आ रही हैं इसमें, कितनी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा चार्ट बनाना चाहूं, शब्दकोशी व्यवस्था में जो रॉल्स के न्याय के नियम है, न्याय के नियम, दो नियम है आपने देखा। पहला नियम क्या है? समान स्वतंत्रता। समान स्वतंत्रता का नियम पहला नियम है। तो रॉल्स कहता है इस पहले नियम को हमें सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा, इस नियम को बिना हम फॉलो किए आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरा नियम रॉल्स क्या कहता है? समानता का नियम आप रख सकते हैं इसको, समानता का नियम। ठीक है, समानता के नियम को रॉल्स जो है दो पार्ट में फिर डिवाइड करता है। एक कहता है ए वाला पार्ट, उचित भेदभाव, यह कह सकते हैं, इसी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं तार्किक भेदभाव। अब बी वाला पार्ट क्या है इसका? बी वाले पार्ट को देख लीजिए। बी वाला पार्ट है अवसर की उचित समानता। अवसर की उचित समानता। अवसर की उचित समानता का मतलब है कि नौकरी में हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है कि अवसर की उचित समानता जो है उपलब्ध कराए, जो समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी, जो समाज में अगड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी। ठीक है, यही क्या है रॉल्स के नियम है। तो रॉल्स का पहला नियम क्या है? समान स्वतंत्रता का नियम। तो पहले सबसे पहले इस नियम को पूरा किया जाएगा। इस नियम को पूरा करने के बाद हम आएंगे भैया दूसरे वाले नियम पर, समानता के नियम पर। समानता के नियम को भी रॉल्स ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? एक सेकंड, समानता के नियम को रॉल्स ने जो है दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, ए और बी में करता है। तो रॉल्स कहता है जब हम पहले नियम को फॉलो कर लेंगे तो हम आएंगे दूसरे नियम पे। तो दूसरे नियम में हम पहले बी वाले नियम को फॉलो करेंगे। ठीक है, अवसर की उचित समानता को। उसके बाद हम बी वालों को फॉलो करने के बाद हम आएंगे ए वाले नियम पर। यानी कि पहला नियम सबसे पहले, फिर दूसरा नियम, दूसरे नियम में हम सबसे पहले बी वाले नियम को फॉलो करेंगे, फिर दूसरे नियम में उसके बाद हम ए वाले नियम को फॉलो करेंगे। यही क्या है? यही लेक्सिकल ऑर्डर है, यही शब्दकोशीय व्यवस्था है आपका। ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको अगर नहीं समझ में आता तो एक फ्लो चार्ट बना लेंगे, उम्मीद इतनी तो आपको कॉमन सेंस होगी तो समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बहुत इजी तरीके से मैंने इसमें समझा रखा है। ठीक है, देखिए अब यहां पर रॉल्स कहता है कि न्याय का जो आपका न्याय का प्रथम नियम, ठीक है, यह न्याय का प्रथम सिद्धांत पूरा होने पर ही हम जो है आगे बढ़ेंगे दूसरे न्याय के सिद्धांत पर। यानी समान स्वतंत्रता का नियम जब हम पूरा कर लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे समानता वाले नियम पर। समानता को फिर दो पार्ट में, भेद उचित तार्किक भेदभाव, फिर दूसरा है आपका अवसर की उचित समानता। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों पे आएंगे। पहले समानता स्वतंत्रता का नियम फॉलो करेंगे, उसके बाद समानता के नियम पाएंगे, समानता के नियम में पहले अवसर की उचित समानता, फिर तार्किक भेदभाव। इस तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, रॉल्स ऐसा कहता है। यही प्रक्रिया है जो आपकी लेक्सिकल ऑर्डर के नाम से जानी जाती है। इसमें कोई बहुत ज्यादा तोप चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा चीजों को तो और अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। These two principles of a justice will be arranged in the dictionary sequences। ठीक है, या इसको डिक्शनरी सीक्वेंसेस की जगह आप इसको लेक्सिकल ऑर्डर में भी कर सकते हैं। लेक्सिकल ऑर्डर में भी आप इसको लिख सकते हैं, दोनों वर्ड्स के मतलब मीनिंग एक ही है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज द फर्स्ट, पहले, एंड देन सेकेंड। सेकेंड में पहले बी आएगा। ठीक है, सबसे पहले पहला नियम होगा फर्स्ट रूल, देन हम फर्स्ट रूल को फॉलो करके कहां बढ़ेंगे? सेकेंड रूल में। सेकेंड रूल का बी वाला रूल पहले करेंगे, देन उसके बाद सेकेंड रूल का ए वाला नियम हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ओनली व्हेन द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज सेटिस्फाइड विल बी प्रोसीड फर्दर। जब तक हम पहले नियम को या फर्स्ट प्रिंसिपल को सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हम पहले
फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सेटिस्फाई हो गए तभी हम जो है फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब आगे देखते हैं रॉल्स के न्याय का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है। रॉल्स के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस। ठीक है, रॉल्स के न्याय का निर्माण कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत किया गया है तथा उसने न्याय को व्यवहारिक आधार प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक राज्यों की पृष्ठभूमि को आवश्यक माना है। ठीक है, अच्छा, अब ये आपके मन में आ रहा होगा कि रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए, न्याय को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए उसने उदार लोकतांत्रिक देशों को ही क्यों चुना। क्योंकि देखिए, अब यहां पर आपके मन में विचार होगा कि न्याय की व्याख्या करने के लिए, न्याय को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए जॉन रॉल्स ने लोकतांत्रिक राज्यों की पृष्ठभूमि को आवश्यक क्यों माना। क्योंकि रीजन क्या था, क्योंकि रॉल्स कहता है कि जब हम, ठीक है, उदारवादी लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमारे जो समान स्वतंत्रता का नियम है वो तो बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरा नियम जो है वो जल्दी पूरा नहीं पाता। वो दूसरा नियम आपको समाजवादी देशों में देखने को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, यानी तार्किक भेदभाव, अवसर की उचित समानता, ये सब जो है दूसरे नियम या दूसरा जो नियम है वो समाजवादी देशों का नियम है। तो रॉल्स कहता है कि समाजवादी देश जो है पहले वाले नियम को फॉलो कम करते हैं लेकिन दूसरे वाले नियम को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें पहले नियम को फॉलो करना पड़ेगा, देन हम दूसरे नियम पर आगे जाएंगे। तो आजकल देखिए क्या है कि रॉल्स कहता है कि कोई भी उदारवादी देश हो, आज वो वेलफेयर स्टेट से नहीं बच सकता। ठीक है, उसको आज की जनरेशन, आज की जनसंख्या, आज के टॉपिक्स को देखते हुए, आज की समस्याओं को देखते हुए वो वेलफेयर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है लोकतांत्रिक राज्यों की पृष्ठभूमि को रॉल्स ने चुना है। तो इसमें कोई अलग से दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। इस संदर्भ में उसने राज्य के कार्यों को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो उसने राज्य के कार्यों को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक, इसमें अब यहाँ पे इंग्लिश में अगर शॉर्ट में आप याद कर सकें, ASTD, मैंने तो ऐसे याद किया था। इसने कहा कि ए से एलोकेशन की बात करता है। ए से एलोकेशन, रॉल्स कहता है राज्य का पहला काम क्या है, एलोकेशन करना, यानी कि वितरण करना, किसी भी चीजों को, संसाधनों का वितरण करना। फिर एस का मतलब है स्टेबिलिटी लाना। फिर टी का मतलब है ट्रांसफर, संसाधनों का ट्रांसफर कैसे किया जाए। डी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, एलोकेशन, स्थायित्व, स्थानांतरण और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ASTD से आप शॉर्ट में इसको याद रख सकते हैं। ये भी एक तरीका है शॉर्ट में याद करने का। जब आप ये सब आता है, देखो इसके इसमें आपको जो ASTD में बता रहा हूं, ASTD है ना, एलोकेशन, स्टेबिलिटी, ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो ये चारों पूछता है, ये आपको क्रम में लगाने के लिए पूछता है और कुछ नहीं देता। अगर आपको ASTD पता है तो आप लगा ले जाओगे। ठीक है, अदरवाइज आप परेशान होंगे फिर रटने में, अगर रटने के चक्कर में पड़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। रॉल्स political perspective on a justice. Rawls' justice has been constructed under the welfare state and he constructed the background of a democratic state essential to provide a practical basis of a justice. ठीक है, इसने जस्टिस को प्रैक्टिकल बेसिस पर प्रोवाइड करने के लिए इसने डेमोक्रेटिक स्टेट्स को ही चुना, क्योंकि इसको पता था कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स का पहला रूल क्या होता है, इक्वल लिबर्टी। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही डिवाइडेड द फंक्शन ऑफ द स्टेट इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। तो इस संदर्भ में या इस कॉन्टेक्स्ट में रॉल्स ने जो है स्टेट के पार्ट्स को, स्टेट के फंक्शंस को इसने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं, एलोकेशन है, स्टेबिलिटी है और ट्रांसफर है और डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 4 जो है इसके क्रमानुसार आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, रॉल्स राज्य के कार्यों को 4 भागों में बांटा है। किन किन टाइप्स में डिवाइड किया है इसको आप थोड़ा सा यहां पर देखने का प्रयास कीजिए। चलिए, पहला क्या कहता है, ए। आप इसको ए रख लीजिए, इसको एस रख लीजिए, इसको टी रख लीजिए, इसको डी रख लीजिए, ASTD। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, अलोकेशन क्या है, आवंटन क्या है। इसमें प्रतिस्पर्धी पूंजीवादी बाजार व्यवस्था में राज्य के द्वारा कीमतों पर नियंत्रण होगा और प्रगतिशील करारोपण लगाया जाएगा। यानी कि राज्य इसमें क्या करेगा, टैक्स लगाएगा और बाजार पर नियंत्रण रखेगा। टैक्स लगाकर बाजार पर नियंत्रण रखने के बाद जो संसाधन सरकार के पास बचेंगे उसका क्या करेगा, उससे संसाधनों का वितरण करेगा। ठीक है, यानी जो टैक्स लगाने के बाद, जो बाजार को नियंत्रित करने के बाद राज्य सरकार के पास या सरकार के पास जो भी धन इकट्ठा होगा वो क्या होगा, वो जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आगे चल के। ठीक है अब स्थायित्व करना क्या है, स्थायित्व में, स्टेबिलिटी में क्या कहता है, व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाने का काम राज्य सरकार का होगा। सभी व्यक्ति रोजगार के चयन में स्वतंत्र होंगे, ये काम भी किसका है, ये सरकार का काम है या राज्य का काम है। ठीक है, फिर ये कहता है स्थानांतरण करना, सभी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी देना सरकार का काम है, जिससे कि दीर्घकालिक लंबे समय तक न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों की आय में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। और पूंजीवादी प्रतिस्पर्धी व्यवस्था में मानवीय आवश्यकताओं को उपेक्षित करना आज के टाइम पे क्या है, बहुत ही कठिन है। मानवीय आवश्यकताएं क्या है आज के टाइम पे पूंजीवादी समाज की, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान, जहां पर भी आपको आज पूंजीवादी समाज दिखाई देगा तो पूंजीवादी समाज में आज जो है मानव की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं सरकार को पूरा ही करना पड़ रहा है। यानी इसी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करना ही क्या है, वेलफेयर है, कल्याणकारी है। ठीक है, अतः सभी के लिए न्यूनतम आय का प्रबंध करना चाहिए, जिससे कि न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को क्या मिल सके, अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो ये क्या रोल्स बताता है कि ये सरकार का काम होना चाहिए, एक राज्य का काम होना चाहिए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में कहता है कि समाज में संपत्ति का वितरण जो है केंद्रीयकरण वितरण, यदि समाज में संपत्ति का केंद्रीयकरण वितरण यदि एक सीमा से ज्यादा हो जाए तो स्वतंत्रता के लिए, यानी अवसर की स्वतंत्रता, समानता, इन सब पर क्या होता है, खतरा हो जाता है। रॉल्स का कहना है कि अगर सारी संपत्ति समाज की अगर एक जगह केंद्रित हो जाए या एक व्यक्ति के पास आ जाए तो बाकी लोगों के अधिकार, बाकी लोगों की स्वतंत्रता, बाकी लोगों की समानता पर क्या हो जाता है, खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए किसी एक व्यक्ति के पास सारी संपत्ति इकट्ठा न होने पाए, सरकार इसीलिए क्या करती है, टाइम टू टाइम टैक्स लगाती रहती है। और जो टैक्स मिलता है उस टैक्स को राज्य सरकार इकट्ठा करती है और उसी से वेलफेयर काम किया जाता है। ठीक है, अतः रॉल्स ने उत्तराधिकार की संपत्ति और उपहारों के संदर्भ में भी टैक्स लगाने का समर्थन किया। लेकिन रॉल्स के इस विचार का विरोध कौन कर दिया, नॉजिक स्वेच्छातंत्रवादी है। स्वेच्छातंत्रवादी विचारक ये कहते हैं कि राज्य को न्यूनतम कार्य करना चाहिए, न्यूनतम कार्य करना चाहिए, राज्य को रात्रि प्रहरी होना चाहिए, राज्य को नाइट वॉचमैन की तरह होना चाहिए, राज्य को व्यक्ति के मामलों में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, राज्य को कोई भी टैक्स नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो स्वेच्छातंत्रवादी, नवउदारवादी कहते हैं। लेकिन रॉल्स कहता है अगर हमें समाज में कल्याण करना है, जो न्यूनतम स्थिति में लोग रह रहे हैं उनको अधिक से अधिक लाभ दिलाना है, तो क्या करना पड़ेगा, टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब पूंजीपतियों के ऊपर टैक्स लगेगा, जो टैक्स बचेगा सरकार के पास, उस टैक्स से गरीबों का भला किया जाएगा, संसाधनों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन नॉजिक ने क्या किया, नॉजिक ने रॉल्स के इस प्रगतिशील करारोपण का क्या कर दिया है, विरोध किया है। ये इसीलिए मैंने रेड में लिखा है, आपको शायद नीचे फोटो की वजह से ना दिखती हो, तो यहां पे आप इसको क्लियर देख लीजिए। ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक ने क्या किया है, रॉल्स के प्रगतिशील करारोपण का विरोध किया है। चलिए आगे देखते हैं, रॉल्स डिवाइडेड द फंक्शन ऑफ द स्टेट इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स, यानी 4 पार्ट्स में। अलोकेशन आपको याद रखना है, स्टेबिलिटी, ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया है। तो अब इन चारों पार्ट्स को आपको ध्यान रखना है। इन अ कॉम्पिटिटिव कैपिटलिस्ट मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम देयर विल बी प्राइस कंट्रोल एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बाय द स्टेट। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स सरकार के द्वारा लगाया जाएगा, स्टेट के द्वारा लगाया जाएगा। और मार्केटिंग, जहां पे कॉम्पिटिटिव मार्केटिव इकोनॉमी होगी वहां पे सरकार का कंट्रोल होगा, पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल बना के रखेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिससे कि गरीब लोगों का भी भला हो पाए, गरीब लोग बचे रहें। अगर बाजार को खुला छोड़ दिया जाएगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, जो अमीर हैं वो तो अमीर होते चले जाएंगे, जो जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, जिनके अंदर क्षमताएं नहीं है, उनका विकास कैसे होगा, उनके पास संसाधन कैसे पहुंचेंगे, है ना। तो रॉल्स का न्याय सिद्धांत ये कहता है संसाधनों का
वितरण इस तरीके से किया जाए कि हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ठीक है। सेकंड है स्टेबिलिटी, एफर्ट्स विल बी मेड टू प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना सरकार का काम होना चाहिए। इंडिविजुअल्स एंड ऑल इंडिविजुअल्स विल बी फ्री टू चूज द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सभी इंडिविजुअल्स के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी नौकरी, अपने एम्प्लॉयमेंट को चूज कर सके। फिर ट्रांसफर आता है, ट्रांसफर करना मतलब देयर विल बी गारंटी ऑफ अ मिनिमम इनकम। ठीक है, सरकार को मिनिमम इनकम की गारंटी लोगों को देनी पड़ेगी। एंड एवरीवन so that in the long run in the income of people living in the lowest condition increases। ठीक है, जिससे कि लोएस्ट कंडीशन में जो लोग रह रहे हैं उनकी इनकम को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। इसलिए सरकार को सबसे मिनिमम इनकम की गारंटी देनी पड़ेगी। ठीक है। इट इज द डिफिकल्ट टू इग्नोर द ह्यूमन नीड्स इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। आज के टाइम पे आप जहां पे भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वहां पर आप ह्यूमन के नीड्स को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो चाहे वो सोशलिस्ट हो। सोशलिस्ट तो पहले ही देती थी लोगों को नीड्स, जो लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग, लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं करती थी लोगों की नीड्स को पूरा। ठीक है, तो लेकिन आज के टाइम पे कोई भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो, लोगों की नीड्स को वो हमेशा फुलफिल करेंगी और कभी भी उसको इग्नोर नहीं करती हैं। So a minimum income should be arranged for the everyone so that the people living in the lowest condition get the maximum benefits। ठीक है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें मिनिमम इनकम की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी, जिससे कि क्या हो सके कि लोएस्ट कंडीशन में रहने वाले लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। ये तो ट्रांसफर में है। और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, इफ द सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेल्थ इन द सोसाइटी एक्सीडेड सर्टेन लिमिट्स देन द फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ अ अपॉर्चुनिटी आर द थ्रेटेंडेड। ठीक है, रॉल्स कहता है कि अगर वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया सेंट्रलाइज्ड अगर हो गया तो क्या होगा, अगर एक लिमिट से ऊपर अगर सेंट्रलाइज हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगी, लोगों की फ्रीडम, लोगों की इक्वलिटी, लोगों की अपॉर्चुनिटी के ऊपर क्या होगा, थ्रेट आ जाएगा, खतरा आ जाएगा। तो इससे निपटने के लिए रॉल्स कहता है कि टैक्सेशन हमेशा होना चाहिए। ठीक है, टैक्सेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी एंड द गिफ्ट। जो आपको उत्तराधिकार में या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलती है या आपको जो गिफ्ट मिलता है उस पर भी रॉल्स ने कहा टैक्स लगना चाहिए, और उस टैक्स लगा करके लोगों का क्या किया जाएगा, भला किया जाएगा। बट वॉलंटरिस्ट लाइक अ नॉजिक अपोजेस द रॉल्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो रॉल्स के इस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का जो है नॉजिक विरोध करता है। नॉजिक न्यू लिबरल थिंकर है। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे, जितने भी न्यू लिबरल थिंकर्स होते हैं वो हमेशा टैक्सेशन का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि स्टेट शुड बी लाइक अ नाइट वॉचमैन। ठीक है, स्टेट शुड बी मिनिमम इंटरफेयर इन द ह्यूमन बीइंग मैटर और इंडिविजुअल्स। इस तरीके से चीजों को आपको समझ के चलना पड़ेगा। जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, दिक्कतें आपके लिए हमेशा बनी रहेंगी। ठीक है, अब अगला हमारा जो टॉपिक है, रॉल्स के न्याय के विभिन्न नाम हैं। ठीक है, आपने कभी ना कभी इस चीज को सुना होगा, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय क्या है, न्याय का सामाजिक समझौते का सिद्धांत आपने पढ़ लिया है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे अभी। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत अभी ये नहीं पढ़ा आपने। अंतर के सूत्र का सिद्धांत क्या है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। यही रॉल्स के न्याय के विभिन्न नामों के नाम से भी जाना जाता है। प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये हमने पढ़ लिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंपेंसेशनल आइटम्स, ये क्षतिपूर्ति का सिद्धांत इसको बोलते हैं। तो इन सारी चीजों को हम एक एक करके यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, क्या क्या है ये। ठीक है, नोट करके है कि रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत कहता है। क्यों कहता है रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत क्यों कहता है? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें इसका मतलब यह हुआ कि प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय दोनों का मिश्रण जो है रॉल्स के न्याय सिद्धांत में पाया जाता है। मैंने तो ये क्लास स्टार्ट होने से पहले बता दिया था कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत में प्रक्रियात्मक न्याय जो उदारवादी मानते हैं और तात्विक न्याय जो समाजवादी मानते हैं, दोनों के लक्षण मिलते हैं। तो इसीलिए रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को हम शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। ठीक है, रॉल्स सेड दैट द थ्योरी ऑफ जस्टिस इज द theory of a pure procedural justice and its mean
that is the mixture of both procedural justice and the substantive justice is found in a Rawls theory of justice। ठीक है, तो substantive justice and procedural justice दोनों justice जो है रॉल्स के theory of justice में पाए जाते हैं, इसीलिए रॉल्स के theory of justice को प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस के नाम से हम जान सकते हैं, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक एक करके यहाँ पे सीखना है। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय क्या है, सामाजिक समझौता हम नहीं सीखेंगे, हो सकता है हमने पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा अगर समझेंगे तो समझ लेंगे इसमें भी। ठीक है, बाकी सारी चीजों को हम एक एक करके यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, गिरते गिरते भी टाइम कम से कम 50 मिनट लग ही जाता है, तो आज का वीडियो कितना बड़ा होगा? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का वितरणात्मक अंतर का शुद्ध क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। चलिए ठीक है, कोई नहीं, 10-15 मिनट और चलेगा, 1 घंटे का अगले पार्ट में हम सारी चीजों को कवर कर लेंगे, है ना। आज की वीडियो में इतना हम कवर करते हैं। चलिए देखते हैं शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय क्या है। ठीक है, रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत को क्या बोलता है? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहता है, और इसका मतलब यह है कि प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय दोनों का मिश्रण रॉल नहीं होगा, रॉल्स के न्याय सिद्धांत में पाया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि रॉल्स, कभी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ ले, इंटरव्यू में जा रहे हो, कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके न्याय के सिद्धांत में प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय दोनों का मिश्रण पाया जाता है, यानी उदारवाद और समाजवाद दोनों के लक्षण जो है पाए जाते हैं। ठीक है, रॉल्स जो है न्याय के 3 प्रकार की बात करता है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय यानी योग्यता पर बल देती है, जो प्रक्रिया पर ही बल देगी, यानी जिस सबके लिए प्रक्रिया एक समान होगी, जिसके अंदर योग्यता होगी, ठीक है, वही जो है चीजों को अचीव करेगा, जिसके अंदर योग्यता नहीं होगी वो चीजों को अचीव नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पे एक ए, बी और सी, इन तीनों में क्या करनी है, हमें रेस करानी है। ठीक है, तो जिसके अंदर प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी है, एक टाइमिंग है, सब एक ही समय पे दौड़ेंगे, अब जिसके अंदर एबिलिटी है वो रेस जीत जाएगा। ठीक है, जो जिसके अंदर एबिलिटी नहीं है वो रेस हार जाएगा। तो इसको बोलते हैं पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, या इसे योग्यता आधारित न्याय भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, यानी आवश्यकता और पुनर्वितरण पर बल दिया जाता है। यानी अब जैसे ए बी सी की फिर रेस होगी, ए बी सी, अगर मान लीजिए बी इसमें कमजोर है, बी छोटा बच्चा है, ए बड़ा है, और सी जो है कोई विकलांग व्यक्ति है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय में, तो इसमें ये होता है कि जो कमजोर वर्ग है उनको अतिरिक्त सहायता मिलती है, उनको ये टाइम दे दिया जाएगा कि ए के लिए अगर मान लीजिए ए सही है, बड़ा आदमी है, इसको 10 मिनट में पूरा करना है, बी जो है वो 15 मिनट में या 20 मिनट में पूरा करेगा रेस को, और सी जो है विकलांग जो है वो 40 मिनट में रेस पूरा करेगा। यही चीज क्या होता है, आप देखते हो यही सेम नेट के एग्जाम में होता है ना। प्रक्रिया सबके लिए समान होती है, इसी को बोलते हैं पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, यानी कि फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या होगा, सबके लिए इक्वल होगा। लेकिन जो आपका अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय है, इसमें कहा जाता है कि कैटेगरी सबके लिए अलग अलग बनेगी, जनरल की कट ऑफ अलग जाएगी, एससी की कट ऑफ अलग जाएगी, एसटी की कट ऑफ अलग जाएगी। ये सब क्या है, ये सब अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय के लक्षण है, यानी कि तार्किक भेदभाव पर ये आधारित है। ठीक है, चलिए तीसरा कहता है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, यानी योग्यता और आवश्यकता, जिसमें दोनों पर बल दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। इतनी चीजें आपको क्लियर करनी है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस, रॉल्स कॉल्स हिज theory of a justice the theory of a pure procedural justice, and this means that a mixture of both procedural justice and substantive justice is found in a Rawls theory of a justice। ठीक है, तो substantive justice भी इसकी theory of justice मिलता है और procedural justice भी मिलता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, प्योर मिक्सचर बोला गया। ठीक है, Rawls describe the 3 types of a justice, emphasizes on a complete procedural justice जो मेरिट के बेस पर है। ठीक है, यानी कि अगर खुला एग्जाम हो जाए, जिसके अंदर योग्यता है वो एग्जाम में क्लियर करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मेरिट बेस। फिर होता है एम्फेसाइजेस ऑन द इनकम्प्लीट प्रोसीड्यूरल जस्टिस, या नेसेसरी पर इसमें ध्यान दिया जाता है, यानी कि अगर रेस हो रही है ए बी सी में, तो इसमें सबको क्या मिलेगा, अलग अलग तरीके से छूट मिलेगा, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं है। ए मान लो ताकतवर है, बी कमजोर है, सी उससे भी कमजोर है, तो जैसे जैसे समाज के वर्ग होंगे, समाज में जैसे लोगों की स्थिति होगी, उसी हिसाब से जो है इसमें छूट भी मिलती जाएगी। ठीक है, तीसरा है एम्फेसाइजेस ऑन द बोथ प्योर प्रोसीड्यूरल मेरिट्स एंड
नेसेसरी, दोनों पर इसने बल दिया है। अब न्याय का सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है, आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, दूसरा पार्ट वीडियो का वो पूरा न्याय के सामाजिक समझौते पर ही आधारित है, जिसमें आपने ओरिजिनल पोजीशन, अज्ञानता का पर्दा, है ना, और विवेकशील वार्ताकार, प्राकृतिक वस्तुएं क्या हैं, प्राथमिक वस्तुएं क्या हैं, ये सारी चीजें आपने सामाजिक समझौते में ही समझ ली थी। यह लॉक की प्राकृतिक अवस्था जैसी है, जिसे रॉल्स ने मूल स्थिति या मूल संकल्पना का नाम दिया है। ये काल्पनिक स्थिति है, इसका इतिहास से वास्तविकता नहीं है, इसका कोई वास्तविक लेन देना नहीं, ये चीज आप समझ के चलेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस, दिस इज अ सिमिलर लॉक्स स्टेट ऑफ अ नेचर which Rawls calls the concept of original position. This is the hypothetical situation. ठीक है, आगे देखते हैं न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है। एक बार पेन चेंज करते हैं कलर, अगर बोर्ड आ जाएगा मेरा तो इसमें दिक्कत नहीं होगी इतनी, थोड़ी सी चलने वलने का थोड़ा चल फिर सकते हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं। सभी व्यक्तियों को राज्य द्वारा मूलभूत आवश्यकता पूर्ति हेतु प्राथमिक वस्तुओं का वितरण किया जाता है, ठीक है, यानी सभी व्यक्ति की कुछ ना कुछ मूल आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना राज्य का क्या है, यह प्राथमिक वस्तुओं को पूरा करना ही राज्य का कर्तव्य है। तो राज्य अब कैसे इन संसाधनों का वितरण करेगा, किसको संसाधन ज्यादा मिलेंगे, किसको संसाधन कम मिलेंगे, ठीक है। रॉल्फ कहता है संसाधन अगर ज्यादा उनको मिल रहा है जो हीनतम स्थिति में है, अगर संसाधन से ज्यादा संसाधन मिलकर के अगर हीनतम स्थिति वालों को अधिकतम लाभ हो रहा है, ठीक है, या फिर कह लें अगर संसाधनों के असमान वितरण से हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ हो रहा है, तो यह असमान वितरण उचित है। अब देखिए दूसरा इसी में प्राथमिक वस्तुएं क्या क्या हैं, अधिकार, स्वतंत्रता, आय, संपदा, शक्तियां, अवसर, आत्मसम्मान, ये सब क्या हैं, प्राथमिक वस्तुओं में आती हैं। तो आपको मैंने बताया था कि प्राथमिक वस्तुओं को भी रॉल्स ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक बताया था प्राकृतिक प्राथमिक वस्तु, दूसरा बताया था सामाजिक प्राथमिक वस्तु, है ना, जिसमें प्राकृतिक में बुद्धि, स्वास्थ्य, बल, पौरुष, ये सब हैं, जिसमें सामाजिक में अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, कर्तव्य, है ना, आत्मसम्मान, ये सब क्या है, सामाजिक प्राथमिक वस्तु हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसको मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने इसको आपको ऑलरेडी समझा रखा है पहले वाले पार्ट में। प्राइमरी गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल पीपल बाय द स्टेट टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, ठीक है। तो प्राइमरी गुड्स को जो है बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्राइमरी गुड्स को स्टेट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ता है। प्राइमरी गुड्स are rights, the freedom, income and wealth, powers and opportunities itself and self respect, ये सब क्या है, प्राइमरी गुड्स में आती हैं। प्राइमरी गुड्स के टू पार्ट्स थे, ठीक है, मैंने आपको बताया था नेचुरल प्राइमरी गुड्स एंड सोशल प्राइमरी गुड्स। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन से नेचुरल प्राइमरी गुड्स हैं और कौन से आपके सोशल प्राइमरी गुड्स हैं। अब देखिए अंतर के सूत्र का सिद्धांत क्या है। अंतर के सूत्र का सिद्धांत यानी विभेद या अंतर के इस सिद्धांत को रॉल्स क्या कहता है, लोकतांत्रिक समानता का सिद्धांत कहता है। कैसे कहता है, कहता है कि प्रत्येक लाभ के लिए प्रजातांत्रिक समानता सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत मानता है, ठीक है। प्रत्येक के लाभ के लिए क्या होनी चाहिए, प्रजातांत्रिक समानता होनी ही चाहिए, यानी लोकतांत्रिक समानता सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत मानता है। यह सिद्धांत विभेद के सिद्धांत की व्याख्या करता है और रॉल्सी न्याय की दक्षता की अपेक्षा विभेद को यह क्या मानता है, उचित मानता है, ठीक है। न्याय की दक्षता की अपेक्षा ये कह रहा है विभेद बहुत जरूरी है, यानी अंतर करना, विभेद करने का मतलब क्या है, अंतर करना बहुत जरूरी है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि संसाधनों का वितरण हम किसको करें, जिससे कैसे करें, ये किस तरीके से संसाधनों के वितरण में हम अंतर करें कि जिससे हीनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, ठीक है। तो भेदभाव विभेद कैसे करोगे आप, डिस्क्रिमिनेशन कैसे करोगे। Rawls calls his principle of a distinctions of the principle of a democratic equality. The principle of a democratic equality is the best for the benefits of everyone. This principle is an interpretation of the principle of distinctions and the Rawlsian justice of consider the distinction of a distinction to be the, fairer and fairer than efficiency. अब देखिए इस अंतर सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक वस्तुएं बांटते समय भेदभाव तभी किया जाएगा। देखिए वही चीज मैंने आपको बताया कि रॉल्स कहता है कि प्राथमिक वस्तुओं संसाधनों का वितरण आप कैसे करोगे कि जिससे
हीनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिकतम लाभ हो सके। तो यही सिद्धांत ये कहता है कि प्राथमिक वस्तुएं बांटते समय भेदभाव तभी किया जाएगा, ठीक है, भेदभाव तभी किया जाएगा जब हीनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को क्या मिले, अधिकतम लाभ मिले, ठीक है। यह सिद्धांत सामाजिक न्याय से संबंधित उन नीतियों का समर्थन करता है जो दीनहीन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनी गई हैं। यानी अंतर का सिद्धांत क्या कहता है कि एक तरीके से आप इसको आरक्षण के तौर पर देख सकते हैं कि अंतर का सिद्धांत जो है, जो समाज में दीनहीन स्थिति जिसकी है, जो समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए यह अंतर का सिद्धांत बहुत ही बेहतर माना है रॉल्स ने। According to this principle, discrimination while the distributing primary goods will be done by only when the person is the lowest position and gets the maximum benefits, ठीक है। तो रॉल्स कहता है कि हमें जो है प्राइमरी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना है कि लोएस्ट पोजीशन में रहने वाला बंदा भी, ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सके। This principle supports those policies related to the social justice which are made to benefit the poor people, ठीक है। ये जो जस्टिस बनाया गया है, ये पॉलिसीज जो बनाई है, ये वेलफेयर या पुअर लोगों के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बनाई गई है। और इसी को रॉल्स कहता है, इसी अंतर के सिद्धांत को, इसी आपका विभेद का सिद्धांत जो है, ये अंतर का सिद्धांत, यही क्या है, जंजीर या श्रृंखला के सिद्धांत के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। फिर आगे रॉल्स का प्रसिद्ध कथन है कि कोई भी समाज जो होता है जंजीर के समान होता है, ठीक है, और कोई भी जंजीर अपनी सबसे कमजोर कड़ी से मजबूत नहीं होती। ये मान लीजिए ये जंजीर है आपकी, समाज भी तो ऐसे ही होता है, समाज सभी व्यक्तियों से मिलकर बनता है। तो अगर मान लीजिए कोई जंजीर यहां से कमजोर है, ठीक है, यहां से कमजोर है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो है सबसे कमजोर कड़ी से कोई भी जंजीर आगे चल के मजबूत बनेगी, ठीक है। तो जब तक आप हर जंजीर की कड़ी को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप पूरी जंजीर को मजबूत नहीं मान सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर समाज को आगे बढ़ाना है, तो समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आपको संसाधनों का अधिक से अधिक वितरण करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो चेन कनेक्शन थ्योरी, रॉल्स फेमस स्टेटमेंट, एनी सोसाइटी लाइक अ चेन की तरह होती है, ठीक है। एंड नो चेन इज स्ट्रॉन्गर देन द वीकेस्ट लिंक, ठीक है। कोई भी चेन अपनी कमजोर कड़ी से ज्यादा मजबूत नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी वही है, अंतर का सिद्धांत की बात करता है, यानी हीनतम स्थिति वाले लोगों के लिए सामाजिक कल्याण करना या सकारात्मक कार्यवाही। सकारात्मक कार्यवाही अमेरिका में बोला जाता है, आरक्षण जो है इंडिया में इसको संरक्षणात्मक भेदभाव के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। सपोर्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन यूएसए में बोला जाता है, रिजर्वेशन इंडिया में, या इसी को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर द सोशल एंड वेलफेयर डिसएडवांटेजेस पीपल, जिसको जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, डिसएडवांटेज जिनको मिला हुआ है, उनके वेलफेयर के लिए ये सारी प्रोसेस या इस क्षतिपूर्ति सिद्धांत को अपनाया जाता है। तो इस तरीके से आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगली क्लास में रॉल से संबंधित कुछ न्याय के सिद्धांत हैं, शब्दावलियां हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जल्द ही आपको अगली वीडियो मिलेंगी। मिलते हैं आप लोगों को अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।